Hi everyone. In this video we will discuss the very first chapter of standard 10th, that is the French Revolution and the idea of the nation. The first clear expression of the nationalism with the French Revolution in 1789. कहने का मतलब ये है कि हम राष्ट्रवाद की भावना को जो देखते हैं कि ये जो फैली है, इसकी सबसे पहली अभिव्यक्ति फ्रांस में देखने को मिली जब फ्रांस में 1789 ईस्वी की राज्य क्रांति हुई। जैसा हम लोग फ्रांसीसी क्रांति को स्टैंडर्ड 9th में भी पढ़ चुके हैं, तो हमने वहाँ थोड़ा सा याद करेंगे उस चीज़ों को, तो हम देखते हैं कि वहाँ पे क्या हुआ था। वहाँ पे एक ऑब्सोल्यूट मोनार्क सिस्टम था, जिसे निरंकुश राजतंत्र कह सकते हैं। लेकिन इस क्रांति के पश्चात इस निरंकुश राजतंत्र का अंत हो जाता है और उसके स्थान पे एक राजनीतिक संवैधानिक बदलाव होते हैं, जो कि आगे फ्रांस की क्रांति के माध्यम से जो सॉवरेंटी है ये मोनार्क के हाथों से निकल करके आम जनता के हाथों में वापस चली आती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि सिटीजन्स को राइट्स मिलते हैं। जो सोवरेन पहले जो है वो राजा हुआ करता था, लुई 16 था, अब उसके पास से पावर निकल करके सिटीजन्स के हाथ में चली जाती है, जो कि फ्रांस के एक्टिव सिटीजन्स थे। द रिवॉल्यूशन प्रोक्लेम दैट इट वॉज द पीपल हु वुड henceforth constitute the nation and shape its destiny। कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों कि अब ये तय हो चुका था इस क्रांति के माध्यम से कि अब जो है फ्रांस का भाग्य लिखने का अधिकार फ्रांस की जनता के हाथों में है। अब वही इनको आकार देंगे, वही जो है सो फ्रांस के भाग्य विधाता हैं। तो ये बातें हुई आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद। एक कॉमन आइडेंटिटी की जो भावना थी, ये होना फ्रांसीसी क्रांति की एक महान उपलब्धि थी। अब जिसे फ्रांस ने बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लिया, अपना लिया था। अब मैं आपको बताऊं कि ला पैट्रिक जिसे फादरलैंड या फिर ली सिटियन जिसे सिटीजन्स कहा जाता है, ऐसे जो विचार थे ये जॉइंटली जो है सभी समुदाय के लोगों ने इस तरह के विचार पे जोड़ दिया। अब एक संविधान के अनुसार सभी को समान अधिकार प्राप्त हुए, इसलिए एक नया ट्राइकलर भी यूज़ किया गया वहाँ पे कॉमन पहचान के लिए, जिसे वहाँ का फ्रांसीसी तिरंगा झंडा कहते हैं। तो अब ये सारी चीज़ें हो रही थी। अब स्टेट जनरल का भी जो इलेक्शन है, अब वो एक्टिव सिटीजन्स ने करना शुरू कर दिया था। इसका नाम भी बदल दिया गया था, इसको नाम बदल करके कर दिया गया नेशनल असेंबली। नई नई तरह के हाइम्स बनाए जाने लगे, ओथ लेने लगे लोग, और जिन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान सेक्रीफाइसेस दिए थे उनका प्रेज हुआ, उनकी गुणगान हुए। तो ये सब जो है बिल्कुल एक राष्ट्र के नाम पे हो रहा था और एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इम्प्लीमेंट होती है उन भूभागों पे जहाँ के नागरिक के लिए, सभी नागरिकों के लिए एक समान अधिकार बनाए गए। और ये सारे काम हमने देखा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद हुआ। इवन वहाँ पे जितने भी इंटरनल और एक्सटर्नल जो टैक्सेस इम्पोज किए गए थे मोनार्क सिस्टम के दौरान, इन सभी को भी जो है धीरे धीरे ख़त्म कर दिया गया और एक तरह की जो वेइंग सिस्टम है या मेजरिंग सिस्टम है उसको इम्प्लीमेंट किया गया। जो कई प्रकार की जो रीजनल लैंग्वेजेस बोली जाने वाली भाषाएं होती थी उनको डिस्करेज किया गया और उनकी स्थान पे जो फ्रांस के पेरिस में बोली जाने वाली जो फ्रेंच लैंग्वेज थी उसको इनकरेज किया गया और धीरे धीरे ये नेशनल लैंग्वेज का रूप उसने फ्रेंच भाषा ने ले लिया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि फ्रांस में जो है एक सामूहिक पहचान बनी, राष्ट्रभाषा का विकास हुआ। वहाँ पे उन्होंने एक झंडे को अपनाया जिसे उन्होंने अपना नेशनल फ्लैग बनाया, जिसने राजतंत्र के पुराने झंडे का स्थान ले लिया। लोगों को समान अधिकार मिले, किसी के भेदभाव की भावना समाप्त कर दी गई। तो ये सारे बदलाव हम देखते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद हमें देखने को मिलती है। तो जैसा कि मैं बता रहा था आप लोग को कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद बहुत सारे परिवर्तन हुए। उन्हीं परिवर्तनों में से एक परिवर्तन ये भी देखते हैं कि अब जो फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो स्थिति उत्पन्न हुई फ्रांस में,
इसके बाद जो लोगों ने इसके फ़ायदे देखे तो उन्होंने जो है एक बीरा उठा लिया। बीरा ये उठा लिया कि अब जो है यूरोप के अन्य दूसरे कंट्री भी राष्ट्रवाद की स्वाद को चख सके, मतलब वो भी जो है वो निरंकुश तानाशाह शासकों के चुंगल से मुक्त हो सके और वो भी जो है आपको लिबर्टी का रसा साधन कर सके, चख सके, स्वतंत्रता का क्या होती है, अधिकार क्या होते हैं वो भी जान सके। तो इस प्रकार से अब फ्रांस की जो क्रांति के पश्चात फ्रांस ने ये बीरा जो है अपने कंधे पे उठा लिया और इसी वजह से वे अन्य दूसरे राष्ट्रों में भी मूव किए जो यूरोपियन कंट्रीज़ में थे। अब मैं आपको बताऊं कि ये फ्रांस में जो ये बहुत बड़ी घटना घटित हुई थी, इसकी सूचना अन्य दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ में भी पहुंची, न्यूज़पेपर के माध्यम से या फिर अन्य दूसरे स्रोतों से। तो फिर वहाँ के लोग जो एडुकेटेड स्टूडेंट्स थे या फिर एडुकेटेड मिडिल क्लास था, वे अब जैकोबिन क्लब के मेंबर्स होने शुरू हो गए। जैकोबिन क्लब आपको मालूम होगा कि एक क्लब था जो कि फ्रांस का क्लब था, जिसमें तो इसकी सदस्यता लोगों ने धीरे धीरे हासिल करने लगी, उसके एक्टिविटीज़ को वो जानने लगे और वे अपने भी देश में इस तरह की व्यवस्था को चाहने लगे। तो जब फ्रांस की जो आर्मीज़ है वो दूसरे कंट्रीज़ में मूव करती है राष्ट्रवाद को लाने के लिए, तो स्टार्टिंग में इन फ्रेंच आर्मीज़ का स्वागत किया गया, वेलकम किया गया एज द हार्बिंजर्स ऑफ लिबर्टी, मतलब स्वतंत्रता के अग्रदूत के रूप में इनका जो है स्वागत होता है। और ये आपको मैं बताऊं कि जो फ्रांस की आर्मी थी वे हॉलैंड जाती है, बेल्जियम जाती है, स्विट्ज़रलैंड जाती है और इटली जाती है। तो इस तरह के यूरोपियन कंट्रीज़ में ये मूव करती है और वहाँ पे वो क्रांतिकारी युद्धों के जरिए, अपनी सेना के जरिए वहाँ पे ब्रॉड में भी नेशनलिज्म को लाने का प्रयास करती है। अब बहुत बड़ा बदलाव फ्रांस में आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ, ये बदलाव था नेपोलियन बोनापार्ट के रूप में। नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस में एक बार फिर से राजतंत्र की स्थापना की, लेकिन ये जो राजतंत्र था, ये जो मोनार्क सिस्टम था, ये लुई 16 के मोनार्क सिस्टम से बिल्कुल डिफरेंट था, इसलिए इसको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क सिस्टम भी कहते हैं। अब इसके थ्रू उसने डेमोक्रेसी को तो अंत जरूर कर दिया, लेकिन कई सारे ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स उसने लाए जिससे उसके शासन को बेहतर बताया जा सकता है। जैसे कि उसने सिविल कोड 1804 में इम्प्लीमेंट किया, जिसे नेपोलियनिक कोड के रूप से भी जाना जाता है, और इसके तहत उसने सभी जो बाय बर्थ प्रिविलेजेस जिन लोगों को मिल रखा था उसको उसने एबोलिश कर दिया, समाप्त कर दिया। इसके अलावा उसने राइट टू इक्वलिटी सबके लिए समान रूप से उसने अधिकार दे दिए। इसके अलावा प्रॉपर्टी की जो राइट्स थे ये भी उसने कानून बना करके लोगों के सुरक्षित कर दिए। तो ये सारे नेपोलियन कोड के थ्रू उसने न केवल सिर्फ फ्रांस में बल्कि उन राज्यों में भी जो कि यूरोप के अन्य देशों में फ्रांस के अंडर में थे, मतलब कि जहाँ पे फ्रांस ने अपने सेना के माध्यम से वहाँ पे अपना आधिपत्य जमाया था, वैसे इलाकों में भी फ्रांस ने इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया। जैसे कि डच रिपब्लिक में जो कि स्विट्ज़रलैंड में था, या फिर इटली में या जर्मनी में, ये सारी चीज़ों को वहाँ पे इसने इम्प्लीमेंट किया, जिसके थ्रू जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो आसान हो गई और शक्तियों का विभाजन हुआ। इस प्रकार से हम देखते हैं कि उसने किसानों को जो फ्यूडल सिस्टम था उससे मुक्त किया, सामंतीकर व्यवस्था से उसने मुक्त कर दिया। इसने ट्रांसपोर्ट सिस्टम बेहतर बना दिए, कम्युनिकेशन सिस्टम बेहतर बना दिए। इसके अलावा जो है किसानों की स्थिति अच्छी हो गई, जो कारीगर थे उनकी स्थिति अच्छी हो गई, जो नए बिजनेस वर्ग थे उनकी भी स्थिति अच्छी हो गई। तो नेपोलियन के इन सुधारों से कई वर्गों को फ़ायदा हुआ, जैसे कि मैं बता रहा था आपको कि इससे जो है सो किसानों को फ़ायदा हुआ। अब उन्हें जो है सो कोई भी जागीरदारी टैक्स देनी नहीं पड़ रही थी। इसके अलावा जो आर्टिसंस थे, कारीगर थे, उनको भी बेनिफिट मिला। जो छोटे स्मॉल बिजनेस क्लास के जो पीपल थे, लोग थे, उनको भी इनके रिफॉर्म से फ़ायदा मिला। अब जो है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को भी डेवलप बनाया गया। इन सब चीज़ों के अलावा हम देखेंगे कि अब जो है ये जो नए नए जो वर्ग थे जिन्होंने अभी आज़ादी की स्वाद को चखा था, अब जो है इन पे एक तरह का एक समान कानून और लागू होने लगा। इस तरह के अलावा मैंने बताया आपको कि वेइंग सिस्टम में बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट किया गया, जिसके तहत जो है एक ही तरह की यूनिफॉर्म सिस्टम डेवलप की गई, जिसके थ्रू हर जगह पे मेजरमेंट का यूनिट एक हो गया, जिससे बिजनेस वर्ग को काफ़ी फ़ायदा हुआ। उसी प्रकार से आप देखेंगे कि एक प्रकार की करेंसी डेवलप हुई। फिर जब कैपिटल और ट्रेड
आसानी से एक जगह से दूसरे जगह फ्लो कर सके, इसके लिए भी उसने बहुत सारे प्रयास किए। आपने देखा था कि वहाँ पे एक प्रकार का जो है सो चुंगी मतलब टैक्स के लिए जो जॉलवेरी नाम की एक संस्था थी उसको इस्टेब्लिश किया गया। तो ये सारी चीज़ें हुई। अब हम देखेंगे कि फ्रांस के जो स्थानीय लोगों के बाद अन्य दूसरे कंट्रीज़ में जब ये चीज़ें पहुंची, जब तो उसका कैसा प्रतिक्रिया हुआ लोगों का। तो हम देखते हैं कि जब फ्रांस की सेना जब अन्य दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ में जाती है तो शुरुआती दौर में हम देखते हैं कि यहाँ पे हॉलैंड में, स्विट्ज़रलैंड में या फिर अन्य दूसरे कंट्री जैसे कि ब्रसल्स में, मेंस में, मिलान में या वर्षा में फ्रांस की आर्मीज़ को बहुत ही अच्छे ढंग से स्वागत किया गया। तो फ्रांस की आर्मी को बिल्कुल हार्बिंजर्स ऑफ लिबर्टी के रूप में लोगों ने स्वागत किया। लेकिन धीरे धीरे उनकी ये जो विश्वास थी वो बदल गई। अब उन्हें ये लगने लगा कि फ्रांस की आर्मी जो है उन पे कहीं ना कहीं उनका जो अपना व्यक्तिगत अधिकार है उन अधिकारों में हस्तक्षेप कर रही है। कहने का मतलब ये है कि अब फ्रांस की जो सेनाएं में ज़बरदस्ती उनकी भर्ती होने लगी, क्योंकि नेपोलियन अन्य दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ में भी अपने एम्पायर को बढ़ाना चाहता था। तो इस वजह से ज़बरदस्ती उसने जो है जबरन रिक्रूटमेंट किए, जिससे अन्य दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ में इसको विरोध का सामना करना पड़ा। और इसके अलावा हम लोगों को ये भी बात समझ में आ गई कि कहीं ना कहीं राजनीतिक जो फ्रीडम मिलना चाहिए था, पॉलिटिकल फ्रीडम मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पाया उन लोगों को जो कि जिस ध्येय से उन्होंने फ्रांस के आर्मी का वेलकम किया था। उनके ऊपर सेंसरशिप लागू कर दी गई, कई तरह के टैक्सेस बढ़ा दिए गए। और इसके अलावा जो है मैंने पहले ही बताया आपको कि अन्य दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ को जीतने के लिए फ्रांस ने ज़बरदस्ती अन्य दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ के लोगों को सेना में भर्ती कराया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि धीरे धीरे फ्रांस के प्रति लोगों की नज़रिया में बदलाव होता है। दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग थे उनका बदलाव होता है और एक नई जो है जो प्रशासनिक परिवर्तन है उसकी बात अब लोग सोचने लगते हैं। तो इस प्रकार से ये चैप्टर समाप्त होता है। अगले चैप्टर को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।